हे गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन प्री बोर्ड एग्जाम फर्स्ट सेशन 2024-25। तो इसका मतलब दोस्तों आज का जो वीडियो इसमें आपके लिए बताने वाला हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में आते हैं। आप कहोगे यार केंद्रीय विद्यालय वाली बात कहाँ से आ गई? अरे यार, केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय हो चाहे तुम्हारा ही विद्यालय हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है कि आप 12th क्लास का CBSE का पेपर देने जा रहे हो गुरु। और जब आप 12th क्लास का CBSE का क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हो 22 मार्च को, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम्स में 12th क्लास में आए हैं, सो दैट आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको जितना हो सकता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से, रिवीजन की हेल्प से, नोट्स की हेल्प से आपकी तैयारी करा सकूँ। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, फिर भी आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन प्री बोर्ड एग्जाम फर्स्ट। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर 2 लैंग्वेज में है। तो दोस्तों जो केबी है ना वो बिल्कुल CBSE ऐसा पैटर्न फॉलो करता है, यानी कि आपके लिए बाइलिंगुअल मिलेगा क्वेश्चन पेपर, हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप गो थ्रू कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो आपका ब्लूप्रिंट होता है क्लास 12th का उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वो आपके 12 मार्क्स के रहेंगे। इट मीन्स एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का। तो बेसिस पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए, तो इसमें नहीं जाऊंगा, हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द ग्रैंड अलायंस ऑफ अपोजिशन ऑफ 1971। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है कि 1971 का विपक्ष का जो महागठबंधन था उसके बारे में सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं 1971 में एक महागठबंधन बना हुआ था हमारे देश में, और ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक अलायंस था। ये एक हिसाब से आप इसको उस समय का अपोजिशन बोल सकते हैं। किसके खिलाफ बनाया गया था? तो दोस्तों ये जो ग्रैंड अलायंस था ये बनाया गया था उस समय कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट। तो देख रहे हो ना गुरु, उस समय कांग्रेस के खिलाफ अलायंसेस बनते थे, आज कांग्रेस मिलके अलायंस बना रही है किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। तो चलता रहता है यार, ये पॉलिटिक्स है, देश है, दुनिया है। तो उस समय जो अलायंस बना 1971 का, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मतलब उस अलायंस में क्या क्या था? तो देखिए कुछ ऑप्शंस की हेल्प से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। पहला ऑप्शन है गॉट ए कंबाइंड टैली ऑफ सीट्स दैट वाज लेस देन 40। जो ग्रैंड अलायंस था वो ग्रैंड फ्लॉप अलायंस साबित हुआ। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा है हैड ए क्लियर आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम। इनका जो आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम था वो क्लियर था। सी ऑप्शन है हैड ए ग्रैंड फिनिश इन द 1970 इलेक्शन। इनके 1970 के इलेक्शंस में बिल्कुल हम बोल सकते हैं शानदार समापन हुआ था। और प्रूव टू बी ए ग्रैंड सक्सेस, एक शानदार सक्सेसफुल अलायंस साबित हुआ ये। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड इसको कर सकता हूँ। एलिमिनेशन मेथड एक सबसे बेस्ट मेथड है जो यूजुअली टॉपर्स यूज़ करते हैं, और ऑफ कोर्स यार जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो टॉपर्स ही हैं, मैं तो यही मानता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो है कि 40 से भी कम थी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि यस ग्रैंड अलायंस एक ग्रैंड फ्लॉप अलायंस साबित हुआ था। स्पष्ट वैचारिक प्रोग्राम इनके बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब जो मल्टीपल पार्टीज इस अलायंस का हिस्सा थी। अलायंस बेसिकली होता क्या है? ग्रुप ऑफ पार्टीज। तो जो पार्टीज थी उनका क्लियर आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि दोस्तों कोई भी चुनाव जीतने के लिए जब एक बहुत बड़ा अलायंस बनता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप बनता है, आपने क्लासरूम से पढ़ा होगा तो हमेशा बताया जाता है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन अपना हट गया। ग्रैंड फिनिश इन्होंने की थी, अरे भाई जब 40 से भी कम सीट जीतेंगे तो अच्छी शानदार समाप्ति कैसे कर सकते हैं? प्रूव टू बी ग्रैंड सक्सेस, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा यार कि आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए आपके पास। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोस्तों ए ऑप्शन है BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन है आपका क्या? आचार्य नरेंद्र देव, सी ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और डी है
मिन्नू मसानी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है मिन्नू मसानी। ये एक्चुअली एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको बस सिंपल इसको याद करना पड़ेगा। तो जो लोग बहुत बड़े रट्टू होते हैं वो आराम से इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डरावना आपको लग रहा होगा। आप कहोगे बाप रे, इतना बड़ा पैसेज, इतने सारे पैराग्राफ्स, इतने सारे पॉइंट्स, अरे कुछ भी नहीं है भाई, सब दिमाग का खेल है। एक बात समझो, आपने जैसा कि देखा, अगर आप लोगों ने अभी तक सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया 2025 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लो वेबसाइट पर, आपको पता चलेगा कि सीबीएसई अब बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं नंबर्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो यार जब सीबीएसई पूछ रहा है तो केबी थोड़ी पीछे रहने वाला है, केबी ऐसे पूछेगा। पर आपको दिया हुआ असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है? द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी हो क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 6 शेड्यूल है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है डिफरेंट ट्राइब्स को कि वो क्या कर सकें, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने कस्टमरी लॉज को बना रख सकें, बचा कर रख सकें। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? यस, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्केड्यूल नंबर 6 देखेंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो यार असर्शन तो हमारा ठीक हो गया। रीज़न की बात करते हैं। दीज प्रोविजंस प्रूव्ड क्रूशियल इन रिजॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया या इन रीजन्स। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की जो चीज़ें लिखी हुई हैं 6 शेड्यूल में, इससे क्या है, रिजॉल्विंग हुई हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही बात है ये। तो आपको आपके टीचर्स ने अगर बताया हो तो वेल एंड गुड, नहीं पता हो आपको, आप भूल गए हो, क्योंकि यार इंसानी दिमाग के खुरापाती होता है, भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आप समझ लीजिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट के साथ क्या हो, कनेक्ट हो, एक बॉन्डिंग बता रहा हो, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक कनेक्शन बता रहा हो। तो उस केस में दोस्तों आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब कि दोनों सही हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में कनेक्शन है। अगर कनेक्शन नहीं होता तो बी सही हो जाता। और सी और डी तो बहुत ही आसान होते हैं। यदि एक गलत है एक सही है तो फिर आप दोस्तों सी को प्रेफर कर सकते हो या डी को प्रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन इस तरह से हो गया। इस वीडियो में हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत हेल्प हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब चूंकि ऐसा है कि मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं वो मेनली इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो मैं इंग्लिश में ही क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी आपको डाउट हो तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं चलिए फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? आपसे फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नॉन कन्फेडरेटिव कोऑपरेटिव इंटरेक्शन करता है ऐसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए। किसके बीच में? अमंग द साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है भाई। क्यों? क्योंकि जब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करते हैं तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आता है? इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा था बात कि सीबीएसई डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। नए नए साल जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो असर्शन रीजन बेस्ड के बाद जो दूसरा टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हैं उनको शायद ये चीज़ पता ना हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है चीज़ों को क्रम से जमाना, मतलब कौन सा इवेंट कब हुआ वो सबसे पहले, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सेकंड जनरल इलेक्शंस, दूसरा है वीवी गिरी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड है फोर्थ जनरल इलेक्शन, फोर्थ है कांग्रेस आरसीपी अलायंस वॉन मेनी सीट्स इन जनरल इलेक्शंस। ये आपके लिए 4 कोड दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा फंडा है यार, थोड़ा सा इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, साथ में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए सेकंड जनरल इलेक्शन कब हुए होंगे? जैसा कि आप सबको पता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। तो इलेक्शन सेकंड कब हुए होंगे? 1952 में क्या जोड़ दो, 5 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 1957। तो फर्स्ट सेकंड इलेक्शन हुए कब? 1957 में। वीवी गिरी की बात करते हैं, इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वीवी गिरी जो इलेक्टेड हुए दोस्तों वो हुए थे 1969 में।
सी ऑप्शन है 4 जनरल इलेक्शन। तो आप इस बात को समझो, सेकंड हुए 57 में, उसके 10 साल बाद मतलब 1967 में क्या हुए होंगे, 4th जनरल इलेक्शन। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, कांग्रेस CPI वॉन मनी सीट्स इन जनरल इलेक्शंस। तो ये कब की डेट है दोस्तों, तो ये बेसिकली आपकी डेट है 1971 की। अब आप इसमें से आसानी से कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 57, तो ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद कौन सा दिया है आपके लिए, 4th जनरल, सेकंड दिया है आपको VV गिरी वाला, तो 69 है, तो ये तो आएगा नहीं। उसके पहले क्या जाएगा फिर थर्ड वाला 4th जनरल इलेक्शन, तो ये क्या आ गया आपका 1967। तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, उसके बाद में फिर VV गिरी यानी कि 1969 सेकंड ऑप्शन, और फिर फोर्थ ऑप्शन यानी कांग्रेस अलायंस वाला। तो इस तरह से दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ओड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है। टाइप नंबर 3 क्या होता है, ओड वन, मतलब सबसे अलग क्या फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे अलग क्या है, इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए ध्यान रखना है, उस हिसाब से ओड बताना है। तो इमरजेंसी में क्या क्या हुआ, इमरजेंसी में गुजरात में आंदोलन हुए थे इमरजेंसी के पहले, ये भी एक कारण था इमरजेंसी के पीछे। रेलवे की स्ट्राइक हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस की लीडरशिप में। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन किया था बिहार में, ये भी इमरजेंसी के पीछे कारण था। तो 3 इमरजेंसी से कनेक्टेड हैं। क्या नहीं हुआ था, यही तो ओड होगा, तो ओड होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट मूवमेंट का दोस्तों इमरजेंसी के टाइम्स कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब आपको इमरजेंसी का पीरियड है 1975, तो उसके आसपास के इवेंट्स को दोस्तों काउंट करके बताना है। तो 6 क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे है। क्या दिया हुआ है कि आपको 4 स्टेटमेंट हैं हमेशा की तरह। सोवियत इन्वेजन अफगानिस्तान पे कब हुआ, एंड ऑफ सिविल वॉर इन तजाकिस्तान, मिलिट्री कूप बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइनर्स, रशियन रेवोल्यूशन। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सोवियत इन्वेजन 1978 में हुआ, उसके बाद मिलिट्री कूप बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हेडलाइनर्स, तो ऑब्वियसली ये जो रहा होगा कुछ 1985-87 के आसपास रहा होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ ईयर को आपको और कन्फर्म करके बताऊंगा। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में। तो हमारा अल्टीमेटली तरीका क्या होना चाहिए, मैंने आपको कई बार बताया, इस बार ही बता देता हूँ कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड पर जाइए, बिल्कुल डायरेक्ट कर लोगे। चारों ऑप्शन में से सबसे पहले जो इवेंट हुआ होगा वो हुआ होगा 1917 का रशियन रेवोल्यूशन। कहाँ दिया है, फोर्थ दिया है आपको सी वाले ऑप्शन में। क्या A-B-D में कहीं फोर्थ है शुरू में, नहीं है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आप डील कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है द करेक्ट सेट ऑफ कंट्रीज। सेट ऑफ कंट्रीज़ का करेक्ट सीक्वेंस या बोल सकते हैं ग्रुप बताइए जिससे रिफ्यूज़ किया, मतलब जिसने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को अडॉप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया और यूरोपियन करेंसी यूरो को भी नहीं अपनाया। तो दोस्तों आपने चैप्टर पढ़ा होगा अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 3 जो है बुक 1 का, इसमें दिया होगा। तो इसमें आपके दोस्तों 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन एंड फ्रांस, डेनमार्क एंड स्वीडन, US एंड USSR, कनाडा एंड स्वीडन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वापस असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसको आराम से समझिएगा। आपका चैप्टर दिया हुआ है, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 होगा आपका बुक 1 में, जिसका नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उससे ये क्वेश्चन है। तो 9th क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है असर्शन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मींस ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, 2 तरह को आपको चीज़ें बताई हुई हैं, एक है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, दूसरी आपकी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को एक्सेप्ट किया जाता है, किस रूप में, कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की वजह से वायलेंस को अवॉइड किया जा सकता है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टर्म है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपके लिए रीजन में। क्या दिया एक्सप्लेनेशन, चलिए पढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज आइडियाज़ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं अपने राइवल्स के साथ। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है, तो दोस्तों आप इन दोनों ऑप्शंस को देख के आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें बता सकते हैं
अपने हिसाब से ऑप्शंस को देख के आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं कमेंट बॉक्स के लिए, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कराता जा रहा हूँ। बात करते हैं चलिए 10th क्वेश्चन के। 10th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोवियत सिस्टम इज नॉट ट्रू। सोवियत सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सोवियत सिस्टम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपका चैप्टर 1 है बुक 1 से, जिसको आप पार्ट ए बोलते हो NCERT का, उसमें ही आपके लिए दिया हुआ है। सोवियत सिस्टम के बारे में क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। क्वेश्चन को वो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं बताना है कि क्या सही नहीं है, क्या सही है ये नहीं बताना है। तो क्या दिया है, सोवियत यूनियन हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, सेकंड इट हैड ए कॉम्प्लेक्स मशीनरी प्रोडक्शन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्टेड इट्स रिमोटेड एरियाज, इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिंस टू कॉर। लास्ट है सोवियत यूनियन इन 1992। क्या लगता है आपको? करेक्ट आंसर ऑब्वियसली डी होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इस ऑप्शन को देखकर आप कनेक्ट कर सकते हो कि ईयर दिया है 1992, जबकि आना क्या चाहिए, आना चाहिए 1991। बाकी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। सोवियत सिस्टम में कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन था, मशीनरी प्रोडक्शन वहाँ पर बहुत होता था बिकॉज स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, कंज्यूमर इंडस्ट्री वहाँ की बहुत अच्छी थी। तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लिए दोस्तों, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन लाइन मूवमेंट इज इनकरेक्ट। तो दोस्तों वापस एक क्वेश्चन इनकरेक्ट का भी इन्होंने दिया हुआ है कि इनकरेक्ट क्या है, किसके बारे में है, नॉन लाइन्ड। दोस्तों नैम एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, कौन सी बुक से, बुक 2 से, उसमें दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि इनेबलिंग न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज टू परस्यू इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। नैम के बारे में पहला आपको ऑप्शन है क्या कि न्यू डीकोलोनाइज जो कंट्रीज थी वो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज को अपनाती थी, ये नैम का हिस्सा था। बिल्कुल सही बात है, तो आपका ये ऑप्शन तो आंसर होना नहीं है। रिफ्यूजल टू जॉइन एनी मिलिट्री अलायंस, तो जो नैम था उसकी कंट्रीज ने बोला था कि भाई हम किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। फॉलोइंग ए पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी इन ग्लोबल इश्यूज, बिल्कुल सही है। फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि नैम का जब गठन हुआ, नैम जब बना, तो उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात नहीं की, क्योंकि नैम तो दोस्तों क्रिएट किया गया था किसी भी देश, या नैम जो ग्रुप था वो अपने देश की इकोनॉमी पर ध्यान देता था, ना कि ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10th वाले क्वेश्चन में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की। आज के इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया जा रहा है अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों आप इस बात को देख सकते हो कि कंटिन्यूसली इस केवी के क्वेश्चन पेपर को जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बार पूछा गया है। तो मतलब यार फुल चांस है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, भले एक आए या 2 आए। तो क्वेश्चन है असर्शन में, देखिए लिखा है इंदिरा गांधी को रियल चैलेंज केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन ओन पार्टी। इंदिरा गांधी को जो रियल चैलेंज था वो अपोजिशन से नहीं था उसको डर, बल्कि किससे था, पार्टी के अंदर के लोगों से था। ये तो लिखा हुआ है, अब रीज़न दिया हुआ है क्यों। शी हैड टू डील, उसको डील करना पड़ा सिंडिकेट ग्रुप के साथ, जो कि एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जो असर्शन में बात बताई हुई है उसका कनेक्शन डायरेक्टली किससे है, रीज़न से है। तो ऑफ कोर्स मैंने तरीका क्या बताया था, ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, हो सकता है शायद आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, हो सकता है शायद ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हो। तो अपने अपने विचार, अपने अपने कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी आगे की जो चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर बी है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन सी है, सेक्शन डी है। ये सभी क्वेश्चन में बैक टू बैक की वीडियो लाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।